नमस्कार दर्शकों, उमंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ दीक्षा। दर्शकों, बचपन हमारे जीवन का वो स्तर होता है जिसमें हम भविष्य के लिए, संघर्षों के लिए तैयारियां करते हैं, अपनी चुनौतियों के लिए तैयारियां करते हैं। बचपन वो समय होता है जिसमें हम अपने पैशन को पहचानते हैं, उस पर कार्य करते हैं। लेकिन सभी लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते कि वो अपने पैशन को पहचान सकें। लेकिन हमारे साथ आज स्टूडियो में जो ऐसे अचीवर्स बैठे हैं जिन्होंने ना केवल अपनी जुनून को पहचाना है बल्कि उस पर दिन रात कार्य भी कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे गेस्ट से, जो एक हैं राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सर जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आप हैं भूमिका जी। चलिए, आपका स्वागत है हमारे दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉल्सी शर्मा जी, जो हिमाचल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य कर रही हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वो सिंगिंग करती हैं। डॉल्सी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉल्सी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जैसा हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि जो लोक संस्कृति है हमारे हिमाचल की, जो लोक संगीत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कार्यरत हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आपका रुझान हुआ इस फील्ड में। मैं सबसे पहले मेरे जो घर का माहौल था वो कुछ इस तरह था कि मेरी जो मम्मी थी वो भी उनका भी म्यूज़िक में रुझान था। तो आगे आगे वो भी म्यूज़िक करते थे, तो उनसे मेरे अंदर भी एक रुझान पैदा हुआ। तो फिर मैंने म्यूज़िक गाना स्टार्ट किया। मैं म्यूज़िक गाती हूँ और स्कूल में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में और कुछ प्रोग्राम्स में मैं गाती हूँ। तो इसी से मुझे इस म्यूज़िक में रुझान हुआ। जी, अगर आपकी थोड़ी स्कूली शिक्षा की हम बात करें, आपकी कहाँ से आप बेसिकली बिलोंग करती हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरे स्कूल का नाम GSS गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्योलिया है जी। और मैं शिमला की दरगोटी में विलेज में रहती हूँ और मेरे स्कूल ब्योलिया में है। जी जी, हमने डॉल्सी जी से जाना उनके जो शुरुआती दौर के बारे में। भूमिका जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम महिलाओं को देखते हैं तो जब वो शुरुआत करती हैं तो बचपन से वो रैकेट उठाती हैं या फिर कैरम बोर्ड इत्यादि खेल खेलती हैं, लेकिन बॉक्सिंग का करियर आपने कैसे चुना? मुझे पहले से ही शौक़ था, मतलब कॉम्बैट स्पोर्ट्स का मुझे पहले से ही शौक़ था। पर जब मैं बोलती थी कि पापा रेसलिंग या बॉक्सिंग खेलना है, तो यही बोलते थे कि बेटा लगती है इसमें, देख लेना फेस पे लगती है। तो मैं डर जाती थी। तो जब स्कूल में एक बार कैंप का था तो तब मैं गई, फिर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने स्टार्ट करा बॉक्सिंग। तो तब से मेरा बॉक्सिंग करियर स्टार्ट हुआ है। जी, फैमिली का सपोर्ट रहा है आपके साथ? जब आपने अपनी फैमिली में ये बात बताई कि मुझे एज अ करियर ऑप्शन आपको बॉक्सिंग चुनना है, लेकिन बहुत सारे हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं, हमारे रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि अगर लड़की है तो उसको पढ़ाई में जाना चाहिए या फिर मेडिकल आदि करवाना चाहिए, तो इस फील्ड में क्यों डाल रहे हैं? उस क्वेश्चन को आपने कैसे डील किया? हंस जाते थे घर वाले, तो बोलते थे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकियों को छोड़, हम संभाल लेंगे, तू खेल बस। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, घर वालों का, कोच का, टीचर्स का। जी हाँ जी। तो जब फैमिली सपोर्टिव होती है तो आप दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। डॉल्सी जी, जैसा आपने बताया कि आप सिंगिंग करती हैं, तो क्यों ना आज के इस प्रोग्राम के लिए आप कोई सुरमई शुरुआत की जाए? जी, आज मैं आपके सामने राग भोपाली प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस राग में म और नी स्वर का प्रयोग नहीं होता है। जी। सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा ग रे ग प ध सा चरण रज गुरु के सिर धरिए, चरण रज गुरु के सिर धरिए,
जिस पथ गुरुवर तिस पथ चलिए, जिस पथ गुरुवर तिस पथ चलिए, चरण रज गुरु के सिर धरिए, चरण रज गुरु, चरण रज गुरु, सा रे ग रे सा प ग रे ग रे सा, चरण रज गुरु के सिर धरिए, चरण रज गुरु, चरण रज गुरु के सिर धरिए। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। और इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है किसी भी प्रोग्राम की। आपने इसमें गुरु की महिमा का बखान किया है, तो आपके जीवन में गुरु का कितना महत्व रहा है वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी, मेरे जीवन में गुरु का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है, क्योंकि मेरे इस टैलेंट को मेरे गुरु ने ही आगे बढ़ाया है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, आपके सामने हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु, अपने फैमिली और अपने टीचर्स के सपोर्ट से आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। जी, गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब भी अगर हमारी पेरेंटल सपोर्ट भी नहीं रहता है, लेकिन अगर गुरु हमें पुश करते हैं तो हम बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। भूमिका जी, आपसे जानना चाहेंगी, जैसे डॉल्सी जी ने बताया कि उनके जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व रहा है। जब आपने शुरुआत की तो बहुत ऐसी हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें रहती हैं, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, कोच का बहुत एक बड़ा रोल होता है, तो किस तरह आपको अपने कोच की जो खोज थी वो ख़त्म हुई? जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो हमारे कोच नए बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। तो जब मैं गई थी तो मुझ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो आगे पुश करते हैं कि जाओ बेटा खेलो, अच्छे से खेलना। कोच का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। स्कूल टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब टूर्नामेंट जाते हैं तो जो आगे टीचर्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसे नहीं होते कि अपना ही बच्चा जो उनके स्कूल से आया उन्हीं पे, जो आगे टीचर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे मिले हैं। बाकी फैमिली, टीचर्स, कोच का सबका बहुत सपोर्ट रहा है। जी, तो टीचर्स, कोच सभी मिलकर किसी जो कॉम्पिटिटर है उसको आगे पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर हम जानना चाहें, जैसे हमने अभी बात की कि डॉल्सी जी भी बता रही थी कि जो गुरु है और जो हमारे आदर्श होते हैं, तो अगर हम आपके आदर्श के बारे में जानना चाहें, कौन आपके आइडल रहे हैं? जैसे हम मैरी कॉम की बात करते हैं, वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं, और ख़ासकर जब जो उनकी मैरिज भी हो चुकी है उसके बाद भी वो अपनी इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे आपके आदर्श कौन रहे हैं? अगर ऐसे आइडल बोला जाता है तो मैरी कॉम ही मेरी आइडल है जी। बाकी मेरे कोच और मेरे पेरेंट्स जी। तो आप अपने कोच से बहुत कुछ सीखती हैं। और जो उनको जब आप बैटल पे देखती हैं तो आपको क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ ऐसे लगता है कि आपको इम्बाइब करनी चाहिए? कोच बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। वो सब चीज़ों में ऐसे बहुत बोलते हैं कि करो बेटा, ऐसा करो। बहुत ज़्यादा जो मेरे कोच है, पेरेंट्स भी है। जब आपको कोच आपके साथ जाते हैं, डिफरेंट जो भी बाउट आपके होते हैं, तो वहाँ पर लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि जो अलग अलग स्टेट्स के बच्चे होते हैं और जो हिमाचल के बच्चे हैं, तो किस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? और क्या लगता है कि क्या कोई कमी हिमाचल के बच्चों में रहती है जो नेशनल लेवल पर पूरी नहीं हो पाती है? सब में तो कमी नहीं होती। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ में कमी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं, बॉक्सिंग ऐसे ही कर रहे हैं, बस खेल रहे हैं, बस थोड़ा टाइम पास के लिए जी। कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी खेलते हैं जी। कुछ बच्चे, अब सबका अपना होता है। कुछ कैसा होता है ट्रेनिंग भी नहीं करनी, बस टूर्नामेंट में ही अगर आता है मेडल तो ठीक है, नहीं आता तो रहने देंगे जी। फिर वही तो नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं और जो हिमाचल के प्लेयर्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस उनमें आपको लगता है कि उनकी तैयारी में रहता है? जैसे मैंने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। जिसने मेडल का सोचा होता है वो रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, और जो ऐसी होता है वो फिर कभी ट्रेनिंग करेंगे, कभी नहीं करेंगे जी। मन हुआ तो किया। जिसने मेडल का सोचा होता है, आगे फोकस होता है करियर पे जी। वो तो ट्रेनिंग रेगुलर करते हैं और उनके मेडल भी आते हैं जी। तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। डॉल्सी जी, आप भी पढ़ाई करती हैं, तो किस तरह आप मैनेज करती हैं पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी जो वोकल ट्रेनिंग होती है उसको?
तो पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने गायकी का जो मेरे अंदर टैलेंट है, सुबह मतलब मैं हर रोज़ प्रतिदिन 2 घंटे अपने गायकी को देती हूँ। और अगर जैसे हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स चलते हैं तो मैं सुबह से लेकर इवनिंग तक मैं पढ़ाई करती हूँ और रात के समय में अपना पूरा समय मैं अपनी गायकी को देती हूँ। जी, तो रात के समय आप रियाज़ करती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके नेबरहुड में भी जो लोग रहते होंगे तो क्या वो ये नहीं बोलते हैं कि रात को कौन रियाज़ करता है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे डील करती हैं? मैं उन्हें बोलती हूँ कि मतलब मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि उन्हें तो बोलने दे, हम हैंडल कर लेंगे, कि क्योंकि मेरी मम्मी भी मतलब उन्हें भी गाना गाने का बहुत शौक़ है। तो फिर मम्मी बोलते तू गा, मतलब तू अपना टाइम पूरा वेस्ट मत कर, तू अपना टाइम ऐसी चीज़ों को दे जो तेरे आगे काम आएगी। तो फिर मैं अपना टाइम अपने गायकी को देती हूँ। जी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारा एक बड़ा कंपटीशन होता है और साथ साथ जो हमारी पढ़ाई के भी जो एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, तो उस समय को किस तरह आप डील करती हैं, किस तरह मैनेज करती हैं? जी, अगर मतलब गायकी का गाना भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर मेरा मानना है कि अगर मैं कुछ पहले बनूंगी तभी कुछ आगे कर पाऊंगी, तो मैं ज़्यादा टाइम अपने एजुकेशन को देती हूँ। जी, टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह आप मैनेज करती हैं, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है, एट लास्ट हमें पढ़ाई तो पूरी करनी ही चाहिए, तो आप किस तरह मैनेज करती हैं? डेली मेरी 6 आवर की ट्रेनिंग होती है। सुबह 3 आवर्स, कभी 2.5 आवर, कभी शाम को 2.5 आवर, कभी 3 घंटे की भी होती है ट्रेनिंग। ऐसे एक सेशन हमारा 2.5 या 3 आवर्स का लगता है। तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो फिर क्या बोलते, ट्रेनिंग के बाद स्कूल जाना, तो जब स्कूल में होता है तो मैं पूरा कंसंट्रेशन मेरा पढ़ाई पे होता है कि अभी टाइम है तो अभी पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग करनी है। फिर ट्रेनिंग के बाद जब घर जाते हैं तो घर में भी मैं मोबाइल टीवी ना देखकर मैं पढ़ाई को अपना टाइम देती हूँ कि टाइम है, फिर रेस्ट भी करना होता है। तो जी, तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो ट्रेनिंग है उसको भी मैनेज करती हैं। लेकिन आपने बताया आप 6 घंटे ट्रेनिंग करती हैं, अगर दिन की हम बात करें तो क्या आपको थकावट नहीं हो जाती है? फिर किस तरह से आप कंसंट्रेट कर पाते हैं? थकावट बहुत हो जाती है, पर फिर यही लगता है कि कुछ टाइम स्कूल है, अभी एक साल रहा है अब स्कूल का। जी, तो तब यही सोच के कर लेती हूँ कि 1 साल है, बस मार्क्स लाने हैं। फिर जब तो टूर्नामेंट होता है तब तो हमारी पढ़ाई भी थोड़ी हम टाइम कम कर लेते हैं, रेस्ट ज़्यादा करते हैं। जी, बाकी टाइम एग्ज़ाम टाइम में तो ज़्यादा पढ़ाई पे ही कंसंट्रेशन होता है, एक सेशन ही लगाते हैं तब तो। जी, जब हम स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो इंजरीज़ का भी बहुत डर रहता है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं आप? क्योंकि जैसे बीइंग अ गर्ल हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि जब आपका लाइफ लॉन्ग के लिए कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए और ख़ासकर जब फेस पे हो, तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करती हैं? इंजरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है, ट्रेनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे फ्रेंड्स भी होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होती है, तो वो भी ऐसी है, मतलब बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, कल आएंगे ट्रेनिंग में आएंगे, तो थोड़ा फ्रेंड्स से भी हो जाता है। जब घर जाते हैं तो घर में पेरेंट्स भी बोलते हैं कि किस किस को लगी इंजरी, तेरे को ही कि तेरे फ्रेंड्स को भी हुई। तो तब मैं बोलती हूँ, जब तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं, चलो फ्रेंड्स के साथ कर लेना ट्रेनिंग। तो घर वालों का रहता है कि ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, इंजरीज हो जाती है ठीक। तो वो आपको फुली सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई इंजरी हो, लेकिन आपको अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी है। तो डॉल्सी जी, जैसे आप सिंगिंग करती हैं तो आपको तो स्कूल में भी बोलते होंगे, जब भी कोई पास टाइम होता होगा तो आपको बोलते होंगे कि एक गाना सुना दिया जाए, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को भी एक गाना सुना दिया जाए? जी, मैं आपके सामने एक फोक सॉन्ग प्रस्तुत करती हूँ, चंबयाली। जी। माहे नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर है। माहे नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर है। चंबा कितनी एक दूर। माहे नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर है। चंबा कितनी एक दूर। शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, शिमले नी वसना,
कसौली निवसना चंबे जाना ज़रूर है, चंबे जाना ज़रूर। माहे नी मेरिए शिमले दिराहे, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। बहुत खूब। और जब आप जैसे युवा को हम गाते हुए देखते हैं, खासकर फोक सिंगिंग करते हुए देखते हैं, तो दिल बहुत प्रफुल्लित हो जाता है कि जो हमारा कल्चर है वो सही हाथों में है। अगर हम जानना चाहेंगे किस तरह की चैलेंजेस बीइंग अ गर्ल आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आप भाग लेती हैं, तो कई बार आपको अकेले भी जाना पड़ता होगा, तो उन सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया आपने? मेरे फैमिली वाले, मैंने आपको बोला था कि मेरी फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो मुझे ज़्यादा चैलेंजेस इसका मतलब सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितने भी चैलेंजेस आए मैंने उन्हें मतलब उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया। मैं अपने मतलब जो मैं अपने मतलब गाने पे फोकस करती थी कि बस मैंने गाना है, जो चैलेंज आएंगे कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है। तो बस आज मैं तभी यहाँ पर हूँ, मैं अपने चैलेंजेस से पीछे नहीं हटी, मैं आगे बढ़ी और फिर मैंने गाना गाया स्टार्ट किया। जी, तो चैलेंजेस ही हैं और जो फेलियर्स ही हैं वो जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमारी लाइफ में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसका बहुत प्रभाव रहता है, खासकर जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी रहता है। तो आप किस तरह से इन चीज़ों से उभर कर आते हैं? मैं इसका यूज़ मैं मतलब लिमिट में करती हूँ, यूज़ मैं बंद भी नहीं, मैं मना भी नहीं करती कि नहीं करना चाहिए, पर मोबाइल फ़ोन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं खेलने जाती हूँ तो मेरी बाउट होती है, जब अगर मैं उधर कहीं हारती हूँ जीतती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने क्या नहीं किया इसमें। हमारे जो कोच भी है वो भी बोलते हैं जब आगे खेलने जाते हैं कि दिखाओ मैच का वीडियो, दिखाओ क्या किया, फिर वो बताते हैं कि ये नहीं किया, फिर वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर हमें बोलते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ लिमिट में करना चाहिए, जहाँ सही उसके लिए यूज़ करना चाहिए। जी, उसमें जैसे हमारी कोई ऐसी हमारी बाउट हुई है, फिर हम उसमें देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी टैक्टिक्स थी जो हमारे ओपोनेंट ने यूज़ की थी, उसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। डॉल्सी जी, आप अपने जीवन में मोबाइल फ़ोन का किस तरह यूज़ करती हैं जो आपकी ट्रेनिंग में बेनिफिशियल होता है? जी, मैं अपने मोबाइल फ़ोन का बहुत यूज़ करती हूँ, मिसयूज़ नहीं करती, क्योंकि जो मैं गाने गाती हूँ वो मैं मोबाइल के थ्रू ही करती हूँ। क्योंकि अगर स्कूल में हमारे पास टीचर होता है जो हमें गाने की प्रैक्टिस करवाता है, तो घर में अगर हमारे पास कोई टीचर ना हो तो मेरे लिए मेरा फ्रेंड ही मेरा मोबाइल है, वो उसी से मैं कई गाने सीखती हूँ, अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करती हूँ, फिर गाना गाती हूँ, फिर उसी आवाज़ को सुनती हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो जितनी बार प्रैक्टिस करनी होगी जब तक वो चीज़ ठीक ना हो, उतनी बार मैं उसको गाऊंगी दोबारा। तो मैं मोबाइल का यूज़ करती हूँ, मिसयूज़ नहीं। जी, तो आप उसका यूज़ करती हैं, मिसयूज़ नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन जब आप अपने इस पड़ाव में है, उम्र के इस पड़ाव में है, जब हम देखते हैं और बच्चों को देखते हैं वो खेल कूद करते हैं, वो घूमते फिरते हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमने अपने जीवन के जो इतने क्रूशियल ईयर्स हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग में और मेहनत में गुजार दिए, हम इंजॉय कब करेंगे लाइफ को? भूमिका जी, आपसे जानना चाहेंगे। पहले लगता था जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी कि जाना था, घूमने जाना था, आज रेस्ट है, आज घूमने जाते हैं, पर जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे लगता है कि घूम बाद में लेंगे, पहले अचीव कर लेते हैं। ट्रेनिंग से आते हैं तो रेस्ट की ज़रूरत होती है, जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन मैं घूमना छोड़ के रेस्ट करती हूँ, थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करती हूँ, क्योंकि बाकी दिन पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, छुट्टी पे पढ़ाई की, रेस्ट किया, बस यही। जी, तो रेस्ट के लिए आप वो टाइम लेती हैं, लेकिन जो कुछ हॉबीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए जो हमारे माइंड को फ्रेश रहती हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिसे आपने डेवलप किया है ओवर द इयर्स? जी, मुझे पेंटिंग का शौक़ है। जी, हाँ जी। जी, तो आपको पेंटिंग का शौक़ है। डॉल्सी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको करना आप प्रेफर करती हैं? जी, मैं भी आर्ट्स करती हूँ। मैं मतलब मेरा अपना माइंड डिवर्ट करने के लिए मैं आर्ट्स करती हूँ। जी, तो आप आर्टिस्ट तो हैं ही, आप सिंगिंग भी करती हैं, आप आर्ट वर्क भी करती हैं, क्या इसे किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का आपका प्लान है? होप सो मैम, अगर मैं गा रही हूँ और अगर लक मेरे साथ रहा तो मैं ज़रूर आगे जाऊँगी इसमें।
जी, हमारे जीवन में कोई एक आइडल होता है, कोई एक आदर्श होता है जिससे हम बहुत कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि कोच आपके हैं और मैरी कॉम से आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो हमारी फैमिली में होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे कोई आपके जो फैमिली मेम्बर हो जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? मेरे पापा, हाँ जी, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, हाँ जी जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा करते हैं और पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है इसके लिए कि खेलना चाहिए। पापा बोलते हैं कि हम तो नहीं खेल पाए अपने टाइम में, तुम खेलो, तुम्हें पूरी फैसिलिटी देते हैं। जी। आपका जो है प्लेबैक सिंगर आपका बनने का एक प्लान है, तो आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसा हमारे जो बॉलीवुड में कोई ऐसा सिंगर हो जिससे आप इंस्पिरेशन लेती हो? जी, लता मंगेशकर मैम मेरे इंस्पिरेशन है। जितना उन्होंने अपना पूरा टाइम अपनी गायकी को दिया, मैं यही चाहती हूँ कि जो भी आगे कोई सिंगर बनना चाहता है या कोई सिंगर बने तो वो भी अपना पूरा टाइम पूरी लगन से अपनी मतलब जो पूरा वक्त होता है वो अपना गायकी को दे। तो मेरी इंस्पिरेशन लता मंगेशकर मैम। हाँ जी, जो जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी सिंगिंग को दे दी, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ तक पर ध्यान नहीं दिया, केवल सिंगिंग को अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया, तो उनसे आप बहुत कुछ सीखती हैं। तो भूमिका जी, जब हम किसी भी बाउट में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी लाइफ मोमेंट हमारे जीवन में आते हैं जो मेमोरेबल बन जाते हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम जब मेरा फर्स्ट स्टेट था, मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था जी। तो उधर मेरा सिल्वर मेडल था। तो तब मुझे लगा था कि मैं अगर मैं अच्छा खेलती, ज़्यादा अपना बेस्ट देती, उधर मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था जी। मैं थोड़ा ऐसी थी उस टाइम, थोड़ा बचपना भी था, छोटी थी, नई थी, तो मुझे लगा कि ऐसे ही बस फर्स्ट टूर्नामेंट था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैंने अपने कोच को दिखाई थी वो वीडियो तो कोच ने बोला था अच्छा खेल सकती थी, बहुत अच्छा खेल लेते आप। तो तब मुझे लगता है कि वो मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा था कि बहुत ज़्यादा उसके बाद से मैं बॉक्सिंग को लेके बहुत ऐसी हुई फोकस्ड कि नहीं बॉक्सिंग में करना है अब। जी। उसके बाद तो जो आपकी लाइफ का जो फेलियर था उसने आपको बॉक डाउन नहीं किया, उससे आपने बहुत कुछ सीखा। तो अगर आप आपकी अचीवमेंट्स की बात करें, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो मेमोरेबल हो जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने 4 स्टेट खेले हैं जिसमें मेरा गोल्ड है बॉक्सिंग में, और मेरा एक नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है, 4 डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड मेडल है मेरे। जी जी। तो चैलेंजेस भी बहुत फेस करने पड़ते हैं बीइंग अ गर्ल। तो अगर आपसे जानना चाहें ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फिर जब आप टूर्नामेंट में भी जाती हैं, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि आप एक लड़की हैं इस कारण आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? जब ट्रेनिंग को जाते हैं तो सुबह, गर्मियों में तो सुबह जल्दी हो जाती है, पर जब विंटर सेशन लगाने के लिए जाते हैं सुबह तो अंधेरा होता है, तो थोड़ा घर वाले भी डर जाते हैं। और शिमला में जानवरों का भी रहता है और मेरा घर थोड़ा ऐसा है, उस साइड को थोड़ा जंगल है, तो घर वालों का थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़े लेट जाना ट्रेनिंग में, पर फिर भी पापा बोलते हैं कि नहीं चली जा, उतना मना नहीं करते कि जा रही है ये, अब इसने ये फील्ड देखी है, तो उतना मना नहीं करते। 1-2 बार बोलते हैं कि रहने दे बेटा, रहने दे, जंगल है, कभी ज़्यादा अंधेरा होता है, तो फिर भी मैं चली जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए। जी, तो ट्रेनिंग आपका बेसिक मोटिव होता है जिसके लिए आप और सारी प्रॉब्लम्स को दरकिनार कर लेती हैं। डॉल्सी जी, अब एक गाना हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं आपके सामने एक पहाड़ी नाटी पेश करना चाहूँगी। जी। शोनी कारी बोलो झुरिए रे शाड़ो वशोला शाउड़ो बोलो शाड़ो वशोला शाउड़ो वशो नंदड़ी बोदे आँखी शुकी बोलो देख दे शूका मुँह टूरो दे हाय मेरी ओ जानीरा बसेरा गाँव टू धारो पादेरा तेरा मेरी ओ जानीरा बसेरा गाँव टू धारो पादेरा तेरा
दुखोचाई तेरी खातिरो दुखोचाई दुखोचाई तेरी खातिरो किया आसरा खातिरा हमें भी किया आसरा खातिरा आज कोई मनड़ू फेरा तेरा मेरी ओ जानीरा बसेरा गाँव टू धारो पांदेरा तेरा मेरी ओ जानीरा बसेरा गाँव टू धारो पांदेरा तेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। इतनी सुरीली आपकी आवाज़ है, ऐसा मन करता है कि पूरा दिन बस आपकी आवाज़ को सुनते रहें, लेकिन हमें प्रोग्राम भी आगे बढ़ाना है। तो अगर आपसे जानना चाहेंगी कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं या कभी ऐसा भी होता होगा जिस दिन आपको प्रोग्राम देना है, उस दिन आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उस दिन आपका गला बैठ चुका है, तो उस स्थिति में आप किस तरह से अपने आप को पुशअप करती हैं कि भाई नहीं, मुझे करना है चाहे जो भी हो जाए? जी, अगर मेरा जैसे मेरा प्रोग्राम है और मेरा गला बैठ गया तो मैं फिर हार नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, बैठ गया तो बैठ गया। फिर मैं अपने मतलब पूरी कोशिश करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, पर मैं हार नहीं मानती। मैं सोचती हूँ कि मैंने अपना बेस्ट देना है, चाहे मेरे को कोई बोले कि अच्छा गया या नहीं गया, पर मेरे को उससे कोई वो नहीं है, मेरे को अपना बेस्ट देना है, तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ। जी, तो आप जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं, और कहा भी जाता है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो प्रॉब्लम विकराल रूप धारण कर लेती है। आप दोनों महिलाओं को, जो बच्चियां हैं हमारे सामने बैठी हैं, आपको सक्सेसफुल देखते हुए हमें बहुत गर्व महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि जो हमारे देश का भविष्य है वो सचमुच सही हाथों में है और बहुत उज्जवल भविष्य है। आप दोनों हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपने संघर्ष हमारे साथ साझा किए, ज़रूर जो हमारे दर्शक हैं वो उससे लाभान्वित हुए होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज उमंग कार्यक्रम में बस इतना ही। वादे के मुताबिक हम अगले सप्ताह फिर आएंगे एक नया एपिसोड लेकर, एक नई शख्सियत लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।